गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्लिटर स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में, और प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम करेंगे मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बारे में। मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं उनमें सबसे पहले आता है पाली। तो जो पाली है मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। पाली, अब देखिए जो पाली शब्द की उत्पत्ति है विद्वानों ने अलग अलग शब्द से मानी है। ओके, पल्ली से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पल्ली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। पल्ली का अर्थ है ग्राम। तो पल्ली का अर्थ क्या है? ग्राम। इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। मतलब जो पाली है वो ग्राम में ही पली बड़ी, गांव में ही पली बड़ी है। तो गांव में ही पली बड़ी है, इसीलिए पाली की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई? पल्ली शब्द से हुई है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, या इसका पल्ली का अर्थ होता है ग्राम। ओके, कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। देखिए, प्राकृत का तद्भव रूप क्या हुआ? तद्भव रूप हुआ जो चीज़ बदल कर प्रयुक्त होती है। ठीक है, उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल व अंत में पाली हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राकृत का तद्भव रूप है ये, क्योंकि प्राकृत से पहले इसका नाम पाइल था और प्राकृत के बाद इसका नाम क्या हो गया? पाली हो गया। ओके, पाली शब्द की उत्पत्ति पाटलिपुत्र या पाटली से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। नेक्स्ट है, पाली शब्द का संबंध पंक्ति से माना जाता है। पंक्ति से माना जाता है पाली शब्द की जो उत्पत्ति है, क्योंकि जो बुध वचन है, बुध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई हैं उन्हें भी पाली कहा जाता है। ओके, कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। कुछ विद्वान जो है पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं, क्योंकि जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में ही लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित 3 जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में है। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो जो हैं 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में है। पहला है इसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो पहला क्या है? सूत पिटक। देखिए, सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। पहला है खुद्दक निकाय, दिग्ग निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो देखिए, जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है वो किस में आता है? सूत पिटक में आता है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सूत पिटक में आता है। इसके अंतर्गत 5 निकाय हैं। खुद्दक निकाय। अब देखिए, एक बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो खुद्दक निकाय है उसमें किसका वर्णन है? तो बुद्ध के पूर्व जो भी है ना, बुद्ध से पूर्व जो भी घटनाएं हुई उनका जो है खुद्दक निकाय में वर्णन है। और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में है? सूत पिटक में है। दूसरा है विनय पिटक, संघ संचालन के लिए दिए गए शिक्षाओं का संकलन है। विनय पिटक में, अब देखिए, संघ को चलाने के लिए, संघ को चलाएंगे तो हम जो पूरे रोब से नहीं चलाएंगे, विनय से भी, विनय मतलब नम्रता। ओके, संघ संचालन के लिए दिए गए शिक्षाओं का संकलन विनय पिटक में है। विनय पिटक में निम्न ग्रंथ हैं। पहला है महावग, चूलवग, पचितीय और पारजिक व परिवार। ये विनय पिटक के ग्रंथ याद करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो सूत पिटक में जो दिए गए हैं ना 5 निकाय, उनको याद करना है। ओके, तो विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक जो है, विनय पिटक में संघ का संचालन है, उसके जो है नियम दिए गए हैं। और जो अधिधम पिटक है उसमें धर्मों का विशद विश्लेषण दिया गया है। ओके, तो ये हो गए बौद्ध धर्म से संबंधित 3 ग्रंथ। तो कौन कौन से हैं? सूत पिटक है, विनय पिटक है व अभिधम पिटक है। नेक्स्ट आ जाइए, जो पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं।
इसमें है अटकथा साहित्य, और अटकथा साहित्य किसका है? बुद्धघोष का, 5वीं शताब्दी का। दूसरा है विशुद्धिमग, और एग्जाम में पूछा गया था। ये जो स्लाइडें है ना, ये जो स्लाइडें के जो आज की स्लाइड है ना, जितनी भी स्लाइड्स है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बना के इसको अच्छे से लर्न करना है। अटकथा साहित्य आचार्य बुद्धघोष का है अटकथा साहित्य, और 5वीं शताब्दी में लिखा गया। विशुद्धिमग आचार्य बुद्धघोष का, 5वीं शताब्दी का। नेक्स्ट है कच्चायन व्याकरण, महाकच्चायन का है। ओके, अब देखिए जो अटकथा साहित्य है, विशुद्धिमग है, ये किसकी रचनाएं हैं? बुद्धघोष के, और कब की है? 5वीं शताब्दी की। उसी तरह कच्चायन व्याकरण महाकच्चायन का है, ये भी कब का है? 7वीं शताब्दी का। नेक्स्ट है मोगलाना व्याकरण, ये मोगलाना क्या है? और सत्य नीति व्याकरण ये किसका है? अगवंश का है। ओके, विशुद्धि मग को बौद्ध साहित्य या बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। जो विशुद्धि मग जो विशुद्धि मग रचना है उसको बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है, विशुद्धि मग को। ओके, और विशुद्धि मग की रचना किसने की है? बुद्धघोष ने की है। नेक्स्ट है इसे सुसंधि कप और कच्चान गंध भी कहा जाता है। अब किसे कहा जाता है? जो कच्चायन व्याकरण है उसको। कच्चायन व्याकरण को सुसंधि कपो कच्चान गंध भी कहा जाता है। ओके, और यह पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। कौन है? पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है मोगलाना व्याकरण। अब देखिए यहाँ पर जो है सिंबल दिए हुए हैं, जो स्टार है, तो स्टार के लिए ये स्टार के बारे में कहा गया है। ओके, दूसरा प्लस है, तो कच्चायन व्याकरण के बारे में कहा गया क्योंकि प्लस का टिक है इसमें। नेक्स्ट जिसमें देखिए हैशटैग लगा है मोगलाना व्याकरण, ये पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। ओके, नेक्स्ट है इसमें पाली की विशेषताएं। तो पाली की विशेषताएं क्या क्या होंगी? ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं। पहला है इसमें कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, इनमें 8 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। देखिए जो पाली है, पाली भाषा है, उसमें कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं? 41, और इसमें कितने? 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। और मोगलाना के अनुसार पाली में जो है 43 ध्वनियाँ हैं। अब 2 ध्वनियाँ बढ़ गई ना इसमें, तो इसमें 10 स्वर कर दिए इन्होंने और 33 व्यंजन कर दिए, मतलब स्वर बढ़ा दिए हैं। ठीक है, कच्चायन ने जो है 41 ध्वनियाँ मानी, इसने 8 स्वर माने हैं, और मोगलाना जो है 43 ध्वनियाँ मानी और इसने 10 स्वर माने हैं, और व्यंजन तो सेम ही है। ओके, अच्छा इसमें जो मोस्ट है आगे, ये वाली चीज़ आप लोगों ने खुद से पढ़ लेनी है। ये जो स्लाइड है इसको खुद से पढ़ लेना, क्योंकि इसका मैंने पीछे जो है वर्णन कर दिया है। ये जो दूसरी बुक थी उसकी स्लाइड मैंने लगाई हुई है, इसमें जैसे कर लिया है ना हमने पहले। यहाँ देखो मैं 1-2 बता देती हूँ। जैसे अटकथा साहित्य, बुद्धघोष, ये चीज़ें हमने पढ़ ली ना अभी। हाँ, तो उसी के बारे में थोड़ा घुमा फिरा के इसमें बता दिया गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था। तो मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था क्या है? प्राकृत है। मोटे तौर पर प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। तो जो प्राकृत भाषा है उसका समय कब से माना जाता है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरी दास वाजपेयी आदि ने 3 चरणों में बांटा है। अब देखिए जो प्राकृत भाषा है उसके विकास की अवस्थाओं को किशोरी दास वाजपेयी ने 3 भागों में बांटा है। प्रथम प्राकृत एक जनभाषा रही जो प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। अब देखिए जो प्रथम प्राकृत है, प्रथम प्राकृत में जो प्राकृत भाषा थी वो कैसी भाषा थी? जनभाषा थी। ओके, जो प्राचीन समय में प्रचलित जनभाषा थी प्रथम प्राकृत। ओके, नमी साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है पाक पूर्वकृत प्राकृत, पाक पूर्वकृत प्राकृत, और एक जो है पंक्तियाँ एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, नमी साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है पाक पूर्वकृत प्राकृत, अर्थात पहले से बनी हुई भाषा क्या है? प्राकृत है।
और जो द्वितीय प्राकृत है, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी है। अब जो द्वितीय प्राकृत है उसके बारे में विद्वान क्या मानते हैं कि जो संस्कृत भाषा है उसके सरलीकरण के कारण जो है द्वितीय प्राकृत बनी। ओके, तो हेमचंद्र ने इसके बारे में क्या लिखा है, प्रकृति संस्कृत तद्भव तद आगतवा प्राकृतम, अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वो प्राकृत है। ओके, द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। तो जो द्वितीय प्राकृत है उसको क्या कहा जाता है, साहित्यिक प्राकृत कहा जाता है। नेक्स्ट है तृतीय प्राकृत। प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश, जो प्राकृत के बाद की भाषा थी अपभ्रंश को कुछ विद्वानों ने क्या माना है, तृतीय प्राकृत माना है। सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया है जो ईस्वी सन की शुरुआत से 5वीं सदी तक साहित्यिक रूप में प्रचलित रही। ओके, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत की प्रथम अवस्था है वो क्या है, पाली है। प्राकृत की द्वितीय अवस्था क्या है, प्राकृत है। और प्राकृत की तृतीय अवस्था को क्या कहा है, अपभ्रंश कहा है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल ग्लिटर स्टार एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।